नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जो बनाए गए वर्ग की सभी भुजाओं को छूता है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जा रहा है और वृत्त जो है वर्ग की सभी भुजाओं को टच करता है। देखिए हमें वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ है। हमें वर्ग की भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा हमें क्या दिया 14 सेंटीमीटर और इसके अंदर जो है एक वृत्त बनाया जा रहा है और वृत्त जो है वर्ग की सभी भुजाओं को छूता है। तो देखिए वृत्त का जो है व्यास क्या हो जाएगा। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? वृत्त का जो व्यास हो जाएगा वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा और वर्ग का भुजा हमें क्या दिया 14 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए वृत्त का हमें व्यास पता चल गया। वृत्त का हमें व्यास पता चल गया तो हम यहाँ से वृत्त का रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए वृत्त का रेडियस क्या होगा? व्यास का आधा होगा, यानी रेडियस क्या निकल के आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें वृत्त का रेडियस पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7। रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर, यानी 7 × 7 हो जाएगा। एक 7 से हमारा 7 चला जाएगा, 22 में हम 7 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ गया? क्षेत्रफल निकल के आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि a + b + c = 0, b + c × a + b = क्या होगा? हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहे हैं b + c इंटू हमसे पूछ क्या रहे हैं? a + b पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ गुना करेंगे। b से हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a × b + b²। उसके बाद हम c से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ac + bc हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं a × b + b² + bc + ac। अब देखिए हम इन तीनों में से b कॉमन ले लेते हैं। हम इन तीनों में से b कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बच जाएगा, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा? a बच जाएगा, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा? b बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? c बच जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा? ac हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में a + b + c = क्या दिया? 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ a + b + c का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b × 0 + ac। अब देखिए हम किसी चीज़ से अगर 0 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा AC, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन में एक 88 सेंटीमीटर लंबा धागा दिया गया है। यदि इसे एक वृत्त की परिधि के साथ रखा जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में एक धागा की लंबाई दिया हुआ है। धागा की लंबाई हमें क्या दिया? 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस धागा को एक वृत्त की परिधि के साथ रखा जा रहा है और हमसे उस वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए धागा को जो है वृत्त की परिधि के साथ रखा जा रहा है तो जो धागा की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर होगी। अब देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? जो धागा की लंबाई होगा, क्योंकि धागा को जो है वृत्त की परिधि के साथ रखा जा रहा है, यानी धागा की लंबाई क्या है? 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि भी क्या हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? वृत्त का रेडियस पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ अगर पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो हम इस इक्वेशन से वृत्त का रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r = क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर = क्या हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 2 से अगर 22 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 44। 44 से 88 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के आ जाएगा? रेडियस निकल के आ जाएगा 14 सेंटीमीटर।
अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, ब्रीथ का रेडियस पूछ रहा था, और ब्रीथ का रेडियस क्या निकल के आ गया, 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई के एक आयताकार कंटेनर में कितना पानी आ सकता है। हमें क्या निकालना है, पानी का आयतन निकालना है। तो जो कंटेनर का आयतन होगा वही क्या होगा, पानी का आयतन होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कंटेनर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आयतन निकाल सकते हैं। देखिए आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे तो कंटेनर का आयतन निकल के आ जाएगा। देखिए लंबाई क्या दिया है, लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कंटेनर का आयतन क्या निकल के आ गया, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जो आयतन होगा वही क्या होगा, पानी का भी आयतन होगा, यानी पानी भी उसमें 4000 सेंटीमीटर क्यूब ही आ सकता है। लेकिन हम पानी को जो है सेंटीमीटर क्यूब में नहीं मापते हैं, पानी को हम लीटर में मापते हैं, तो हम इसे जो है लीटर में चेंज करेंगे। अब देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 लीटर के बराबर होता है। तो 4000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 4 लीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कंटेनर के अंदर कितना पानी आ सकता है, 4 लीटर पानी आ सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 लोग एक काम को पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं। एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 लोग कितना दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम MDH फार्मूला का यूज कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 लोग उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। तो हमने मान लिया कि x दिन में कर पाएंगे। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से 12 से 12 काट सकते हैं, 5 से 10 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 12 दिन, यानी कितना दिन में कर पाएंगे, 12 दिन में कर पाएंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है P और Q की शेयर पूंजी का अनुपात 3:4 है, Q और R की शेयर पूंजी का अनुपात 2:3 है। वर्ष के अंत में R को 6000 रुपये का मुनाफा होता है, तो उसी वर्ष में Q को कितना मुनाफा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में P और Q के पूंजी का हमें रेशियो दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, Q और R के पूंजी का रेशियो दिया है, और हमें क्या दिया, R का जो है लाभ दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, Q का लाभ पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें तीनों के लाभ का रेशियो पता चल जाए, तो हमें क्वेश्चन में R का लाभ दिया हुआ है, तो हम वहां से Q का लाभ बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। लेकिन जब सभी के पास समय बराबर हो, तो जिस रेशियो में पूंजी रहता है उसी रेशियो में लाभ बढ़ता है। अब देखिए यहाँ जो है सभी के पास 1 वर्ष का समय है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, वर्ष के अंत में R को जो है 6000 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसी वर्ष में Q को कितना मुनाफा हुआ, यानी Q का जो है हमसे लाभ पूछ रहा है। यानी 1 वर्ष का समय है, सभी के पास समय क्या है, बराबर है, तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में जो है लाभ बटेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में P और Q के पूंजी का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया 3:4 दिया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में Q और R के पूंजी का हमें रेशियो दिया, Q और R के पूंजी का हमें रेशियो क्या दिया, 2:3 दिया हुआ है। अब देखिए P का पूंजी अगर 3 यूनिट है तो Q का पूंजी कितना है, 4 यूनिट, लेकिन P का पूंजी अगर 2 यूनिट है तो R का पूंजी कितना है, 3 यूनिट। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, Q के पूंजी को बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ Q का पूंजी कितना है, 4 यूनिट है, और यहाँ Q का पूंजी कितना है, 2 यूनिट, तो हम इसे भी 4 यूनिट बनाएंगे। अब देखिए 4 यूनिट बनाने के लिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे P, Q और R के पूंजी का रेशियो। हम यहाँ से निकालेंगे P, Q और R के पूंजी का हम रेशियो निकालेंगे। अब देखिए P का पूंजी कितना है, 3 यूनिट, P का पूंजी कितना है, 3 यूनिट, तो Q का पूंजी कितना है, 4 यूनिट, और Q का पूंजी अगर 4 यूनिट है, हम इस रेशियो में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:6 हो जाएगा। यानी Q का पूंजी अगर 4 यूनिट है तो R का पूंजी कितना है,
आर का पूंजी कितना है 6 यूनिट। अब देखिए पूंजी का रेशियो निकल के आ गया, तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ बटेगा, क्योंकि सभी के पास समय क्या है, बराबर है। अब देखिए उस लाभ में से पी को अगर 3 यूनिट मिला होगा तो क्यू को कितना मिल रहा होगा 4 यूनिट, और आर को कितना मिल रहा होगा 6 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि आर को जो है 6000 रुपये मिल रहा है, यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू, इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6000 रुपये दिया। इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6000 रुपये दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 रुपया, और हमसे पूछ क्या रहा है क्यू का लाभ। तो देखिए उस लाभ में से क्यू को कितना मिलेगा 4 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 4000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक गाँव में 300 लोग तमिल बोलते हैं, 350 लोग कन्नड़ और 200 लोग तमिल और कन्नड़ दोनों बोलते हैं। यदि इस गाँव के लोग केवल यही 2 भाषाएं बोलते हैं तो गांव में लोगों की कुल संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, लोगों की कुल संख्या निकालना है। तो देखिए हम यहाँ वेन डायग्राम लगा के लोगों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। हम यहाँ वेन डायग्राम लगा के लोगों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 300 लोग जो है तमिल बोलते हैं, 300 लोग तमिल बोलते हैं और 350 लोग जो है कन्नड़ बोलते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 200 लोग जो है दोनों भाषा बोलते हैं, 200 लोग जो है दोनों भाषा बोलते हैं। अब देखिए 200 लोग जो है दोनों भाषा बोलते हैं और 300 लोग जो है तमिल बोलते हैं, तो केवल तमिल जो है कितने लोग बोलते होंगे, केवल तमिल जो है 100 लोग बोलते होंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 350 लोग जो है कन्नड़ बोलते हैं और 200 लोग जो है दोनों भाषा बोलते हैं, यानी केवल कन्नड़ कितने लोग बोलते होंगे, केवल कन्नड़ जो है 150 लोग बोलते होंगे। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ से लोगों की कुल संख्या निकल के आ जाएगा। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। अब देखिए हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 300 लोग तमिल बोलते हैं, 300 लोग तमिल बोलते हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 350 लोग कन्नड़ बोलते हैं, 350 लोग कन्नड़ बोलते हैं और 200 लोग दोनों भाषा बोलते हैं। यानी हम इसे ऐड करके और दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से लोगों की कुल संख्या निकल के आ जाएगा। देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 650। 650 में से अगर हम 200 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी हमारा क्या निकल गया था 450 और यहाँ से भी क्या निकल के आ गया 450, यानी गांव में लोगों की कुल संख्या क्या होगी 450 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 450 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 120 मीटर लंबाई की रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 40 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की गति से चल रही है। एक दूसरे को क्रॉस करने में वे कितना समय लेंगी। अब देखिए यहाँ जो है एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसके लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी चलेंगी, दोनों जो है एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी चलेंगी, दोनों के लंबाई के योग के बराबर, और दोनों का हमें लंबाई क्या दिया 120 मीटर, यानी चली गई दूरी क्या हो जाएगा पार करने में 2 गुने 120 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। तो हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब देखिए यहाँ जब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो 40 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में हम भाग देंगे रिलेटिव स्पीड से। अब देखिए 60 से 120 कितने बार में जाएगा, 60 से 120 जाएगा 2 बार में, 2 में हम 2 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 मिनट, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 मिनट, यानी दोनों जो है एक दूसरे को 4 मिनट में क्रॉस कर लेंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक त्रिकोण के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 है। त्रिकोण का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, त्रिकोण का सबसे बड़ा कोण निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 1:3:5 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक कोण अगर 1 यूनिट है तो दूसरा जो है 3 यूनिट है और तीसरा जो है 5 यूनिट है।
तो हम यहाँ से अगर तीनों कोणों का योग निकालेंगे तो योग हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 9 यूनिट निकल के आ जाएगा। जबकि त्रिकोण के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ के आ रहा है सबसे बड़ा कोण। तो देखिए सबसे बड़ा कोण क्या होगा, 5 यूनिट वाला। तो देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, यानी सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 100 डिग्री वाला। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 100 डिग्री। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 4 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी। वर्तमान में डी के उनके साथ जुड़ने पर सभी चारों की औसत आयु 45 वर्ष हो तो डी की उम्र क्या है। हमें क्या निकालना है, डी की उम्र निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए, बी, सी की 4 वर्ष पहले की हमें औसत आयु दिया है, तो हम यहाँ से वर्तमान की औसत आयु निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में ए, बी और सी की 4 वर्ष पहले की हमें औसत आयु क्या दिया, 40 वर्ष दिया हुआ है। तो वर्तमान का औसत आयु निकालेंगे तो वर्तमान का औसत आयु क्या आ जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि वर्तमान में डी के उनके साथ जुड़ने पर सभी चारों की औसत आयु कितना हो जा रहा है, 45 वर्ष हो जा रहा है। यानी अब जो है ए, बी, सी और डी का औसत आयु क्या है, 45 वर्ष है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है डी का उम्र। अब देखिए यहाँ डी के शामिल होने के कारण औसत जो है 1 से बढ़ गया। डी के शामिल होने के कारण औसत जो है 1 से बढ़ गया, यानी डी जब शामिल हो रहा है तो औसत 45 करने के लिए अपना एज जो है औसत में 45 रख रहा है, बाकी तीनों का जो है एज 1 से बढ़ा दे रहा है। यानी डी का उम्र क्या होगा, डी का उम्र क्या होगा, डी का उम्र होगा 45 प्लस इन तीनों को जो है 1-1 वर्ष दिया हुआ है, यानी 3 वर्ष दिया है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 वर्ष। यानी डी का जो है वर्तमान में उम्र क्या होगा, 48 वर्ष होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 48 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।